Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in geography. Geography आपका मैं पिछले टर्म पे डिस्कस कर रहा था और उसको कंप्लीट भी कर दिया। यानी इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। आप देखे होंगे पिछले दो वीडियो में मैं इसका कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर का, जिसमें मैंने स्टार्टिंग आपको पढ़ा दिया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया है क्या, वो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले दो वीडियो में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, उसमें मैं पढ़ाया हूँ। लेकिन अगर बाई चांस वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं टच कर पा रहे हैं उसको, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। एक तरह से रिवीजन, थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलते हैं इसको। क्लियर। तो सबसे पहले वर्ड था नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। क्लियर। नेशनलिज्म क्या होता है? जब लोगों के अंदर अपने देश की भावना आ जाए। अपने देश की भावना के क्या मतलब आप धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन इन सब से ऊपर हो जाए। यानी आपको जो भी काम करना है या जो कुछ भी करना है वो अपने देश इंडिया के लिए करना है और हमेशा इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। अगर ऐसी थिंकिंग हमारे अंदर आ जाए तो कहते हैं कि हमारे अंदर नेशनलिज्म डेवलपमेंट हो गया, यानी नेशनलिज्म हमारे अंदर आ गया। जो किसी भी इंडियंस ही क्या, विश्व में जो भी जो भी सिटीजन जिस देश के हों, उन सारे सिटीजन्स में इस प्रकार की फीलिंग आनी चाहिए, यानी नेशनलिज्म उनके अंदर जरूर आनी चाहिए। क्लियर। दूसरा हेडिंग मैंने आपको पढ़ाया था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। आपको बताया था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, जिसके एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ जर्मनी था। छोटे से वार ने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वार क्रिएट कर लिया और आगे आते हुए विश्व के कई देश मिलकर एक दूसरे से लड़े हैं। ब्रिटेन की सहायता जहां यूएसए और यूएसएसआर जैसे देशों ने की है, वहीं जर्मनी की सहायता तुर्की जैसे देशों ने की है। क्लियर। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था और हम ब्रिटेन की तरफ से वार किए थे, क्योंकि कुछ हमारे अपने डिमांड थे और हमने सोचा फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन हमारे उन डिमांड को पूरा कर देगा, इसलिए हम ब्रिटेन का हेल्प किए थे। क्लियर। लेकिन हो गया इसका उल्टा। 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, उसके बाद ब्रिटेन ने हमें क्या, पूरे वर्ल्ड को चीट किया है और इसी का रिजल्ट कभी आगे सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में आएगा। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ा, उस पॉइंट को देखते हैं। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। आप जानते ही हैं वार में सबसे जरूरी तो होती है डिफेंस की। डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जनरल लोगों के ऊपर और ब्रिटिश ने इंडिया के सारे धन संपत्ति को डिफेंस पे ही काफ़ी खर्च किया। डिफेंस पे खर्च करने की वजह से जो डेवलपमेंट की अन्य चीज़ें हैं उनमें ब्रिटेन ध्यान नहीं दे पा रहा था। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन को चाहिए अच्छा खासा पैसा और इंडिया से वो अच्छा खासा पैसा लेने के लिए कस्टम ड्यूटी को वो बढ़ा दिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, अच्छा खासा इनकम टैक्स लेने लगा। फोर्स रिक्रूटमेंट टू रूरल एरिया टू सप्लाई फॉर सोल्जर। वहाँ ज़बरदस्ती रूरल एरिया को फोर्स किया गया कि भैया सोल्जर्स को आप हर एक ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाइए, चाहे वो खाना हो या जिस प्रकार की उन्हें जो भी हेल्प चाहिए आप उनको दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन को छीन लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। डर के मारे जो रूरल एरियाज़ के इंसान थे, इंडियंस थे, वो बेचारे डर के मारे उनके पास राशन वगैरह सब कुछ पहुँचाते थे। अपने खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन उनको ज़रूर भोजन पहुँचाते थे। तो इस प्रकार का दिक्कत हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इन 1918 में फेल्योर ऑफ क्रॉप्स एंड फूड शॉर्टेज। चलिए, ब्रिटेन तो जुल्म कर रहा है, इस पे भगवान की भी कुछ दृष्टि पड़ गई इंडिया पे और 1918 में एक बहुत बड़ा क्रॉप्स और फूड शॉर्टेज पड़ा है इंडिया में। क्लियर। 1921 तक कहा जाता है इस अकाल से 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए हैं। इतने लोग मरे हैं और आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ा है इंडिया को, चाहे वो लाइफ के रूप में हो या फिर किसी प्रकार के क्रॉप्स या फूड शॉर्टेज के रूप में हो। क्लियर। आपको ये भी पता होना चाहिए जब इंडिया इतना बड़ा दुख झेल रहा है, गांधी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1915, तो उसी समय गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा उन्होंने मूवमेंट किया था, जिसे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा मूवमेंट आप कहते हैं। वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था गोरे कालों को लेकर,
क्योंकि वहाँ कास्ट को लेकर कुछ डिफरेंस था गोरे और कालों को लेकर, तो वहाँ वो बहुत बड़ा मूवमेंट किए थे और मूवमेंट काफ़ी सक्सेस भी हुआ था। मूवमेंट के सक्सेस होने की वजह से ये एक वकील थे, आपको पता होना चाहिए, ये एक छोटा मोटा वकील कभी विश्व का सबसे बड़ा नेता बन के उभर कर आएगा, क्योंकि इसने साउथ अफ्रीका में वो कर दिया जो पिछले कई सालों से साउथ अफ्रीका में किया ही नहीं गया। तो पिछले वीडियो में मैं आपका डिस्कस किया था साउथ अफ्रीका इनका टूर के बारे में, अच्छा खासा डिस्कस किया था, आप वहाँ एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। क्लियर। 1915 में जब ये इंडिया पहुंचे हैं तो इन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से बात की और उनसे कहा कि सर मैं उसी तरह का काम इंडिया में भी करना चाहता हूं जैसा मैंने साउथ अफ्रीका में किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा एकदम कीजिए, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप जैसे यंग आ जाएं पॉलिटिकल राजनीति में तो निश्चित तौर पे ये तो बेहतर ही है, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले भारत के दुखों को समझना होगा, इसलिए पहले इंडिया को पहले तुम समझ लो। तो आपको मैंने बताया था कि 2 साल उन्होंने इंडिया का ट्रेवल किया, इंडिया को घूमा था, और 2 साल घूमने के बाद ये अपने जब साबरमती आश्रम में आए तो इन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा गरीबी देखना हो तो इंसान के कपड़े मत देखो बल्कि उनके खाने को देखो, और इंडिया की हालत तो साउथ अफ्रीका से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया जाना चाहिए। अभी आप सोच ही रहे थे कि आपसे मिलने बिहार के चंपारण का एक किसान पहुंचा है जिसका नाम राजकुमार शुक्ल है, और उन्होंने आपको इनवाइट किया है चंपारण में, क्योंकि चंपारण में किसान बड़े दुखी हैं, क्योंकि वहां लागू है एक इंडिगो रिवोल्ट, एक तरह का नील की क्रांति, जिसे आप कहते हैं नीली क्रांति। इसे कुछ लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह भी, कुछ लोग कहते हैं इसे 3 कठिया मेथड, 3 कठिया पद्धति, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 कट्ठे पे 1 कट्ठा नील की खेती कराई जाती थी। तो मैंने आपका 3 टॉपिक पिछले टर्म पे डिस्कस किया था, ध्यान में होगा, चंपारण रेवोल्यूशन, अहमदाबाद मिल रेवोल्यूशन और आपका खेड़ा रेवोल्यूशन, ये 3 मैंने डिस्कस किया, और इन तीनों मूवमेंट को कर कर महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हैं आपके इंडिया में, क्योंकि जो तीनों मूवमेंट इन्होंने किया वो तीनों मूवमेंट में ये सफल रहे हैं, तीनों मूवमेंट इनका सफल रहा है। क्लियर। समय आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और महात्मा गांधी सोच रहे हैं कि कुछ इंडिया के लिए और किया जाए, किसी प्रकार इंडिया को स्वराज दिया जाए। आपको ये भी मैं पिछले टर्म पे बताया था कि इसी बीच गांधी की आलोचना भी हुई है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने ब्रिटेन की सहायता की थी अपने आर्मीज़ के द्वारा। आर्मी को इन्होंने इन्वाइट किया था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से लड़िए, जिनके लिए इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। इस सब पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस किया था, वीडियो जो मैंने बनाया था। क्लियर। तो आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मैंने बताया था कि 1917 की बात है कि महारानी, ब्रिटिश महारानी बड़ी परेशान है इंडिया में मूवमेंट को लेकर, और वो प्रधानमंत्री रोलेट जी को बुला रही हैं, सिडनी रोलेट को, और उनसे पूछ रही हैं इस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए, इंडिया के छोटे मोटे रेवोल्यूशन को हम लोग कैसे ख़त्म करें। सिडनी रोलेट ने एक सुझाव दिया था, उन्होंने कहा ऐसा है, इंडिया में एक ऐसा कानून हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसके कानून के तहत डाउट यानी संदेह के आधार पर हम अरेस्ट कर लेंगे किसी भी इंसान को। अगर हमें लगेगा कि ये इंसान किसी प्रकार का रेवोल्यूशन करेगा इंडिया में, तो हम उस इंसान को अरेस्ट कर लेंगे संदेह के आधार पर। महारानी इसको स्वीकार कर ली थी और उन्होंने कहा ठीक है, इसे पारित कीजिए। तो 21 मार्च 1919, 21 मार्च 1919 को भारत में ये कानून पारित हुआ है जिसे हम लोग रोलेट एक्ट कहते हैं, जिसके तहत संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। एनी पॉलिटिकल लीडर कुड बी डिटेन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। क्लियर। इसे कहते हैं विदाउट लायर, विदाउट अपील, विदाउट एक्सक्यूज, यानी बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के आप किसी को भी अरेस्ट कर ले सकते हैं 2 साल के लिए, और जेल में उनकी अच्छी खासी आप पिटाई करते हैं। क्लियर। ये एक अंधा कानून था, ब्लैक रेगुलेशन था, जिसके लिए इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ा गया। वो मूवमेंट हुआ है 6 अप्रैल 1919 में, 6 अप्रैल 1990 में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ है। क्लियर। ये सिडनी रोलेट जब कानून आया था, रोलेट एक्ट कानून भारत में आया, तो वर्ल्ड ने भी बड़ी बुराई की थी ब्रिटिश की। वर्ल्ड ने कहा था कि ये कैसा कानून है भाई, आप संदेह के आधार पे कैसे गिरफ्तार कर सकती हैं, ये तो बहुत अंधा कानून है। कोई बैठकर सिंपल बातचीत कर रहा है, बोल रहा है भैया मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरी पापा की तबीयत ख़राब है, अपने दोस्त से वो कह रहा है, पुलिस वाले ने देखा, बोला ये बहुत सीरियस है, ज़रूर ये कुछ करेगा, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया, तो ये तो बहुत बड़ा अंधा कानून है। वर्ल्ड ने जब खिंचाई की ब्रिटेन की, तो कहा जाता है कानून आया तो जरूर, लेकिन ब्रिटेन ने इसी के तहत किसी को अरेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्राडिक्ट क्रिएट हो गया था। वर्ल्ड भी विरोध कर रहा था और इंडिया भी।
लेकिन ब्रिटिश इतना बौखला गए कि मतलब इंडिया में रेवोल्यूशन हो रहा है, वो इतना बौखला गए कि 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने जलियांवाला बाग मेजर किया। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार किया। ये मैंने बताया था पिछले टर्म पे कि पंजाब में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, यही रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, साथ ही अपने दो नेताओं सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के रिहाई की मांग कर रहे थे। और वहाँ पे जो पंजाब का गवर्नर था ओलिवर डायर, उसके कहने पर उसके भाई आर डायर ने, कहा जाता है, निर्दोष जनता पे गोली चला दी थी, जिसमें 1500 इंसान मारे गए थे। लगभग 1500 मारे गए थे। ब्रिटिश तो कहते हैं कि 200-300 मारे गए थे, लेकिन वो तो झूठा रिकॉर्ड देते हैं। सच तो ये है कि करीबन 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अफसोस इस बात का है कि जलियांवाले बाग में मेल्स के अलावा वुमेन्स को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, उनके छोटे छोटे नवजात बच्चों को मारा गया। वो महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए दीवार कूद के जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने गोलियों की बरसात कर दी। कुछ अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई कि शायद मैं बचा लूं, लेकिन उन्होंने कुओं में भी स्ट्रेट गन चलवा दिया और कुएं का जब पानी साफ किया गया तो पूरा पानी रेड था। एक बहुत बड़ा नरसंहार, एक बहुत बड़ा मैसेकर किया गया आपके इस इंडिया में, जिन्हें आप जलियांवाला बाग कहते हैं, 13 अप्रैल 1919 में। क्लियर? तो इतने बड़े मैसेकर करने के बाद महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया। इधर ये सब घटनाएं उधर हो रही हैं, उधर क्या हो रहा है माउंटेन में क्या हो रहा है कि 1919 में आपका वो ख़त्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। ब्रिटेन ने कहा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमें भी लॉस हुआ है और हम अपने लॉस की भरपाई विपक्षी पार्टी से लेंगे, यानी जर्मनी और तुर्की से लेंगे, उससे हम अपनी सारी भरपाई लेंगे। तो इंडिया में सारे माउंटेन जाके ब्रिटिश गवर्नर से मिले थे। उस समय यहाँ का गवर्नर जेम्स फोर्ड था। उनसे मुसलमानों ने कहा, ऐसा है सर कि अब मैं सुना हूँ आप लोग भरपाई लेने जा रहे हैं तुर्की से। ब्रिटिश गवर्नर ने कहा हाँ बिल्कुल, कुछ तो लेंगे ही। इन्होंने कहा ठीक है, तुर्की से आप पैसा ले लीजिए, लेकिन तुर्की को तोड़िएगा मत और ना ही तुर्की को अपमान कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हमारा धर्मगुरु खलीफा बैठता है। क्लियर? गवर्नर ने कहा ठीक है भाई, हम ना तुर्की को नुकसान पहुंचाएंगे ज़्यादा और ना खलीफा का अपमान करेंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। क्लियर? क्योंकि वो फूट डालो राज करो नीति पे चल रहे थे। लेकिन जब पैसा लेने का समय आया तो ब्रिटेन अपने वादे के खिलाफ हो गया और कहा जाता है इसने तुर्की के टुकड़े ही नहीं किए बल्कि तुर्की के खलीफा का बड़ा अपमान किया। और आप जानते ही हैं खलीफा कितने बड़े धर्मगुरु होते हैं माउंटेन के। तो भारतीय मुसलमान इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा बताओ, इतना बड़ा मुझसे वादा किया था लेकिन उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ेंगे ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटेन किसी का हितैषी नहीं, ये अंग्रेज किसी के हितैषी नहीं, ये अवसरवादी हैं, जहां चांस देखते हैं उसका हेल्प करते हैं और जब उनका ख़त्म हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। इसलिए हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट उनके खिलाफ चलाएंगे और वो मूवमेंट कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट है। क्लियर? इधर कांग्रेस मूवमेंट चला रही है जलियांवाले बाग के खिलाफ, उधर माउंटेन मिलकर चलाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खिलाफत मूवमेंट। ये है खिलाफत मूवमेंट, जिसे ऑर्गेनाइज किया है दो भाई ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों भाइयों ने एक मूवमेंट छोड़ा है, खिलाफत मूवमेंट। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म किया था और उन्होंने लगभग जून 1919 में, यानी जून 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। उधर कांग्रेस मूवमेंट कर रहा है रोलेट एक्ट के खिलाफ, जलियांवाले बाग नरसंहार के खिलाफ। इधर मुसलमान मिलके कर रहे हैं खिलाफत मूवमेंट। तो जब माउंटेन खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं तो महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा चांस देखा। महात्मा गांधी ने कहा ये बहुत अच्छा टाइम है कि हिंदू मुसलमानों को एक साथ एक बार फिर लाया जाए, क्योंकि वो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करवा दिया था, ये कहकर कि देखो मुसलमान, कांग्रेस तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो अच्छा समय आ गया है कि हम एक बार फिर मुसलमानों को अपने खेमे में ले ले। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। गांधी जी ने बड़ा अच्छा अवसर देखा और कांग्रेसी नेताओं से बात की। तो तमाम कांग्रेसी नेता नाराज़ थे। कांग्रेसी नेता कह रहे थे नहीं रहने दीजिए, वो अपना मूवमेंट करें, हम लोग अपना करेंगे भाई, वो उन लोग से हमें क्या मतलब। गांधी जी ने कहा भाई अरे मतलब क्यों नहीं है भाई, वो भी इंडियंस है, हम भी इंडियंस है, आप जाति पे क्यों जाते हैं कि आप हिंदू हैं, वो मुसलमान, वो सिख या वो ईसाई, बल्कि मिलकर लड़ाई लड़ा जाए ना। ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि एक बार फिर से मुसलमानों को हम अपने खेमे में ले लें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी माउंटेन्स की भी है। अगर उनके हेल्प से हम मूवमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन कमज़ोर होगा। क्लियर?
काफ़ी लोग नाराज़ दिखे हैं, लेकिन गांधी जी कहा जाता है यहाँ बड़े नाराज़ थे। गांधी ने कहा कुछ भी कहे, कोई भी हमारा विरोध करे, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस माउंटेन को अपने साथ जरूर लेंगे और मूवमेंट जो हमने सोचा है वो मूवमेंट हम जरूर चलाएंगे। हम अपने मूवमेंट को रोक नहीं सकते। क्लियर? तो काफ़ी समझाया इन्होंने। नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का आप जानते हैं, ये पर ईयर अधिवेशन होता है, उनका मीटिंग होता है पर ईयर। तो 1920 में नागपुर में मीटिंग हुआ है। नागपुर के मीटिंग में गांधी ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोग खिलाफत के साथ जाएंगे। वहाँ कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक और कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया गांधी को। गांधी जी को सपोर्ट करने की वजह से सारे नेता मान गए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिन्हें आप असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो ये गए थे मुसलमानी नेताओं के साथ मिलने, मोहम्मद अली और शौकत अली से भी मिलने गए थे। गांधी ने कहा शौकत अली जी हम आपके साथ हैं, आप खिलाफत मूवमेंट को हमारे नॉन कॉपरेशन के साथ मिला लीजिए, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, आपकी भी डिमांड रखेंगे और अपनी भी डिमांड रखेंगे। जब हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो मुसलमान भाई आप जानते ही हैं, मुसलमान उतने अभी वो थे नहीं, एग्रेटिव थे नहीं कि वो झुका सके ब्रिटेन को। मुसलमानों ने कहा सही बात है, अगर कांग्रेस हमारा सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, अगर वो हमारा सपोर्ट कर रही है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो अच्छा होगा। क्लियर? तो माउंटेन ने अपना हित देखा और इधर गांधी भाईचारा लाने के लिए अपना हित देख रहे थे। तो शौकत अली ने कहा चलिए ठीक है, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ मूवमेंट करेंगे, हम सपोर्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्लियर? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ है। ये खिलाफत और स्वराज, वही स्वराज जो जलियांवाले बाग के खिलाफ आंदोलन चल रहा था ना, खिलाफत, स्वराज मूवमेंट और रोलेट एक्ट मूवमेंट, इन तीनों को मिलाकर गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लॉन्च इन 1920, इट इज़ ए पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट। क्लियर? आप जानते ही थे गांधी जी अहिंसा के, नॉन वायलेंस के पुजारी हैं, इसलिए उन्होंने एक शांतिप्रिय और नॉन वायलेंस एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक, तो प्रपोजल थे कुछ इसके कि प्रपोजल कैसे हम लोग वर्क करेंगे। तो पहला जो वर्क था उसमें पहला क्या काम करना था, टाइटल रिटर्न। जितने भी टाइटल थे, चाहे वो राजा महाराजा कोई टाइटल पाए हो, महात्मा गांधी खुद केसरे हिंद उपाधि पाए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर उपाधि पाए थे, तो सभी जितने भी उपाधि धारक हो जिनको ब्रिटेन ने कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई टाइटल दिया है, वो सभी अपने टाइटल्स को वापस कर दें। मतलब भैया हम आपके साथ नो कॉपरेट करते हैं, हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, बाइकॉट। आप बाइकॉट कर दीजिए अंग्रेजों के सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को। आप एक भी ऐसा जॉब मत करिए जो ब्रिटेन के अंतर्गत है, यानी ब्रिटिश के अंतर्गत है, मतलब गवर्नमेंट जॉब मत करिए, उन्हें बाइकॉट कीजिए। क्लियर? तीसरा चरण क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, भैया आप लोग स्वदेशी को अपनाइए। ब्रिटेन जो फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह हैं उन्हें छोड़िए और इंडियंस को अपनाइए, यानी खादी वस्त्र को अपनाइए, इंडियंस जो बनाते हैं उनको अपनाइए। आपको ब्रिटेन की क्लॉथ या बाहरी क्लॉथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ये सारे स्टेप थे जो करना था और इंडिया कर रहा था और सभी लोग कॉपरेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा मूवमेंट था, इट्स अ वेरी स्प्रेड मूवमेंट इन इंडिया, बहुत बड़ा स्प्रेड मूवमेंट था। अगर मैं कहूँ तो पहला इंडिया का ये सबसे बड़ा मूवमेंट रहा है जिसमें हर एक वर्ग सपोर्ट किया है। क्लियर? तो आप कहेंगे सर स्वराज में नहीं किया था क्या? तो स्वराज में किया जरूर था, लेकिन माउंटेन नहीं सपोर्ट किए थे, पुअर्स नहीं सपोर्ट किए थे, फार्मर्स नहीं सपोर्ट किए थे, वोमेन्स उतनी नहीं सपोर्ट की थी, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे हर एक वर्ग सपोर्ट किया है। क्या माउंटेन, क्या वोमेन, क्या पुअर, क्या फार्मर, क्या वर्क, क्या किंग, सब ने सपोर्ट किया है। क्लियर? तो बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और ये मूवमेंट का जो बेस है वो है स्वराज। हमें चाहिए स्वराज भाई, अपना राज, हमें स्वराज दीजिए किसी भी कीमत पर। अब हम आपके पीछे पीछे नहीं चल सकते, हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें चाहिए स्वराज। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहाँ किया गया, व्हाई नॉन कॉपरेशन, क्यों नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने? तो हिंद स्वराज इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था हिस्ट्री के, कि हिंद स्वराज इन्होंने पुस्तक लिखी है 1908 में साउथ अफ्रीका में, जब ये साउथ अफ्रीकी जेल में थे। वहीं इन्होंने हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी, उस समय साउथ अफ्रीका के जेल में गए हैं। गांधी अपने लाइफ में बहुत बार जेल गए हैं, बहुत बार। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन करूँ कि
सबसे ज़्यादा कौन इंडियन लीडर है जो जेल में गया है, तो वो गांधी ही है। सबसे ज़्यादा बार जेल में गए हैं, कहा जाता है 14 टाइम्स गए हैं, 14 बार गए हैं। हालांकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बात की गई है, लेकिन हम लोग मार्क्सवादी इतिहासकारों का हिस्ट्री पढ़ते हैं, नेशनलिज्म को पढ़ते हैं कुछ, तो उसमें बताया गया कि 14 टाइम्स से गए हैं। आपको पता होना चाहिए, कोई बाहुबली नेता था बिहार का, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया था धोखाधड़ी में, कुछ पैसा वैसा इधर उधर किया था, तो बिहार का वो नेता था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाहुबली नेता था, तो जेल में, बाहुबली जानते ही हैं, तो जेल में बड़े ऐशो आराम से वो घूम रहे थे। कभी किसी जर्नलिस्ट ने, किसी पत्रकार ने उन्हें पकड़ लिया और जर्नलिस्ट ने कहा, ऐसा है नेताजी, आप तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे लग रहा है आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको थोड़ा सेम फील नहीं हो रहा है कि आप जेल में बंद हो गए हैं, जेल में आ गए हैं, इतना बड़ा घोटाला किया आपने। उन्होंने कहा, अरे शर्म किस बात का आना, जेल में आया हूँ तो क्या दिक्कत हो गई, महात्मा गांधी तो 14 बार जेल में गए हैं। बताइए, अपनी तुलना किया तो किया, वो भी महात्मा गांधी से ही कर दिया तुलना। क्लियर? तो गांधी बाबू करप्शन की वजह से जेल में नहीं गए, बल्कि उन्होंने हमारे लिए जेल में गए हैं, हमारे योगदान, हमारे को बचाने के लिए जेल में गए हैं, इंडिया को फ्री कराने के लिए जेल में गए हैं, भ्रष्टाचार करके जेल में नहीं गए हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं, वो भी कर भी तो रहे हैं, तो सीधे महात्मा गांधी से ही कर रहे हैं। क्लियर? तो वाई नॉन कॉपरेशन, क्यों नॉन कॉपरेशन अपनाया गांधी ने? गांधी ने पुस्तक लिखी थी 1908 में साउथ अफ्रीका में, हिंद स्वराज। उन्होंने उसमें लिखा था हिंद स्वराज में कि ब्रिटेन हमारे देश में आया और हमें गुलाम बनाया, तो केवल एक ही तरीका उसने अपनाया, और वो तरीका अपनाया कोऑपरेशन का। उन्होंने यहाँ किंग से कॉपरेट किया, उन्होंने जमींदारों से कॉपरेट किया, बुद्धिजीवियों से कॉपरेट किया। यानी अगर हम गुलाम बने हैं ब्रिटेन के, तो उसमें योगदान ब्रिटेन का नहीं बल्कि हमारा ही है। यानी हम स्वयं अपने आप को ब्रिटेन का गुलाम बना लिए। समझ में आ गया कॉपरेशन क्या है? यानी उन्होंने इंडिया को स्लेव बनाया कॉपरेशन करके, लेकिन जब पूरी तरह वो इंडिया पर हावी हो गए, उसके बाद उन्होंने अपना बल दिखाया, अपनी ताकत दिखाई। सच तो ये है, उन्होंने कोऑपरेट किया है इंडियन किंग से, जमींदारों से, बुद्धिजीवी से, उन्हें लालच दिया और हम उनके हाथ में बिक गए और भविष्य में उनके स्लेव बन गए। इसीलिए गांधी ने अपनाया नॉन कॉपरेशन, कि आपने कॉपरेट करके हमें धोखा दिया, अब हम नॉन कॉपरेट करके आपको यहां से भगाएंगे किसी भी कीमत पर। बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। ओमेंस, बुद्धिजीवी, कांग्रेस पार्टी, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी, कुछ हर एक लोगों ने सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन में। आपको पता होना चाहिए, नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट हुआ तो भगत सिंह उस समय 8-10 साल के बालक थे। 1917 में भगत सिंह का जन्म है। तो भगत सिंह स्वयं मतलब वो खुद ही एक झंडा लेकर महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय करते हुए नॉन कॉपरेशन को उन्होंने सपोर्ट किया था। अपने स्कूल बैग्स, अपने जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, उन सब को लाके जला दिया, होली जलाई उनकी। गांधी, भगत सिंह खुद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप जितने भी रेवोल्यूशनरी, जितने भी क्रांतिकारियों के नाम आप जानते हैं, उन्होंने सब ने पार्टिसिपेशन किया है नॉन कॉपरेशन में, सब ने किया है। क्लियर? तो सभी वर्गों ने सपोर्ट किया और निश्चित तौर पे ये मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ है और इस मूवमेंट ने ब्रिटेन को हिला कर रख दिया। क्लियर? तो ये है आपके चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यानी आपने यहाँ पे पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया गया, हमें स्वतंत्रता स्वराज क्यों नहीं मिली, क्यों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को अलग कर लिया और एक क्रांतिकारी गुट फॉर्म कर लिया, ये सब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट, नो डाउट, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट कोई है ही नहीं एसएसटी में। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री जितना मज़ेदार है कि पूछिए मत। एक एक कहानियाँ, एक एक मज़ेदार, इनके इतनी योगदानों को मैं बताऊंगा कि आप खुद कहेंगे कि क्या इंसान पैदा हुए हैं इंडिया में, और इंडिया क्या वो कंट्री है जो इतने बड़े बड़े और महान शख्सियत को जन्म दी है। क्लियर? आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिए। अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप यही वीडियो देख लीजिए। इसी वीडियो में आपके सारे टॉपिक मैंने समझा दिया, जो मेन पॉइंट है वो भी मैंने समझा दिया है, और आगे मैं इसे कंटिन्यू ले चलूँगा। आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी आएगा, इसलिए आप इसकी भी तैयारी करिएगा पूरी तरह से। अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, MCQ, ट्रू फाल्स और 1 वर्ड आंसर। 4 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आप करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा उस टॉपिक से, उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है।
बाकी चैप्टर इजी है, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा आपको। नेशनलिज्म एक अलग प्रकार का वो मिल रहा होगा स्टोरी, क्योंकि हिस्ट्री है ना, तो मज़ा आता है। अच्छा, इन्होंने भगत सिंह ने ये किया, चंद्रशेखर गांधी ने ये किया। हालांकि गांधी के तो आप लोग अपोजिशन ही होंगे, गांधी को अपोज ही करते होंगे। भगत सिंह वाले तुम लोग ज़्यादा हो, इस समय के हो ना, तो इस समय तुम लोग को सलमान खान ज़्यादा पसंद है, तो भगत सिंह ज़्यादा पसंद होंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि महात्मा गांधी का और क्या योगदान रहा है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा नाम है ये महात्मा गांधी। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू ले चलूँगा इस टॉपिक को। तब तक आप इतना पढ़िए और इसका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया गया, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गांधी से अलग क्यों कर लिया, उन्होंने क्यों एक अलग ही गुट बना लिया, एक अलग प्रकार का व्हीकल यूज़ किया है फ्रीडम के लिए, क्या हुआ नॉन कॉपरेशन के बाद, गांधी जी कहाँ चले गए, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे और लोगों ने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू का ओरिजिन, उनका उद्भव बताऊंगा कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आएंगे राजनीति में। ये सब कुछ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक जैसे आगे बढ़ता जाएगा मज़ा उतना ही आता जाएगा, बहुत इंजॉय करेंगे, इंटरटेन करेंगे आप आगे वाले टॉपिकों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट के साथ, तब तक इसे आप पढ़िए और रिविजन कीजिए। ओके, थैंक यू।